To call it a communal riot is a joke. This is a program, sir, and it has to be called in that way only. पुलिस वालों के दिल्ली का काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार की इशारों पे चलने लगे हैं। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज पैदा होती है। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं मानता। 52 भारतीयों की मृत्यु हुई है, 526 भारतीय घायल हुए हैं, 371 भारतीयों की दुकानें जली हैं और 142 भारतीयों के घर जले हैं। इस सदन को भी हम हिंदू मुसलमान में बांटेंगे क्या? सर, कोई कहते हैं कि मैं हिंदू, कोई कहते हैं कि मैं मुसलमान। कहीं हिंदू मरे तो कहीं मरे मुसलमान, लेकिन फिर भी हम दोनों तो है इंसान। तू पढ़ ले मेरा गीता, मैं पढ़ लूं तेरा कुरान। जो है अल्लाह वही है भगवान। महात्मा गांधी जी ये कहने का कोशिश किया था। जब नादिर शाह दिल्ली में आए थे तो अपना तलवार 3 दिन निकल के रखे थे और कह दिया था कि 3 दिन तुम जो करना है कर लो, उसके बाद हम तलवार उठाएंगे। मैं तो ये नहीं कहता कि अमित शाह जी का साथ नादिर शाह का कोई ताल्लुका था, जरूर नहीं कहता, क्योंकि डीएनए टेस्ट करने का हमारा कोई साधन नहीं है। और वो भी खासकर अमित शाह जी एक वैष्णव धर्म के विश्वासी है। लेकिन जरूर ये कहूंगा, ये 3 दिन जो लगातार दिल्ली में दंगा हुआ था, उसमें आपका क्या जिम्मेवारी थे? आपका दोस्त हाथिया विहार मंत्री, उनका भी क्या जिम्मेदारी थी? वो कहां थे? आपका बड़े बलवान जहांबाज एमपी थे, एमएलए थे, वो कहां गए थे? सदन में आके बड़ा बड़ा बात जो करते हैं यहाँ की एमपी दिल्ली वालों की, वो क्या भोजपुरी गाना गाने चले गए थे? वो कहां थे? आपके यहाँ जो एमपी दिल्ली के, एमएलए दिल्ली के कहां गए थे? क्यों गुम हो गए थे? चुनाव जब आते हैं गली गली जाते हो चुनाव में भीख मांगने के लिए, और जब खतरा पैदा होते हैं तब तो किसी को पास नहीं जाते। वजह सब जानते हैं, पिछले चुनाव में जो इलाके में दंगा हुई है उस इलाके में बीजेपी की उतना अच्छा वोट नहीं मिला। आज दिल्ली की जब न्यायाधीश जब आपको पार्टी के खिलाफ फटकरा लगाते हुए पुलिस को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो, तो रातों रात तबादला हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं जुडिशियरी पे। मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक और जुडिशियरी, रातों रात तबादला क्यों? उनका गलती क्या था? उनका गलती यह था कि आपको जाने माने नेता के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, आज तो सारे हिंदुस्तान में एक नारा लग गया, गोली मारो सालों को। क्या ये हमारा सीना चौड़ी करते हैं? बताओ, ये क्या हमारे लिए गर्व महसूस करने का मुद्दा है? बताओ। अगर नहीं है, आप इनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं जिक्र करते? एक शब्द क्यों नहीं उल्लेख करते हैं? आपने और क्या चीजें देखते हैं? ये आज अचानक जस्टिस मुरलीधरन पे ये हमला नहीं हुई। पुलिस वालों के दिल्ली का काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार की इशारों पे चलने लगे हैं। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज पैदा होती है। सर, जामिया मिलिया में, जेएनयू में आप देखिए, बिन बताए पुलिस घुस जाते हैं। नाकापोती संगी के गुंडे घुस जाते हैं। लेकिन जब असली समय होते हैं तब ये चुप चुपावे रहते हैं। और अरे सबसे बड़ा तुम खतरनाक आदमी हो सर एक बात सर देखिए, अगर बात सुनिए, आप सब सुनिए, अगर ये हालत को निपटने का रास्ता था, किसने दिखाया? अजीत डोभाल साहब ने दिखा दिया कि 3 दिन और 4 दिन जब अजीत डोभाल साहब ने, हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो रास्ते में जब उतरे सारे ठंडक पड़ गया। कैसे? अजीत डोभाल को क्यों उतरने पड़ा? जब होम मिनिस्ट्री है, उनका जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो
हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को क्यों उतारने पड़ा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी नहीं उतारते, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये होम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते, सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपके ऑफिस में भरोसा नहीं किया था? तो ये क्या है? हिंदुस्तान में अभी दो किस्म के पावर ऑफ सेंटर बनते जा रहे हैं, पीएमओ और एचएमओ। नहीं तो ऐसा किस लिए हुआ? अजीत डोभाल को क्यों उतारने पड़ा? जवाब आपको देना पड़ेगा। सरकार की सरासर नाकामियां है, निकम्मी सरकार, और ये निकम्मी सरकार में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हमारा उम्मीद था, वो भी हमें पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये चर्चा में प्रधानमंत्री भाग ले। Many inquiry commissions have said very clearly that if a communal carnage continues for more than 24 hours, it is a pre-planned program wherein the state not only abets the mobs, but it is the police who will play a major role in the destruction and the carnage. To call it a communal riot is a joke. This is a program, sir. And it has to be called in that way only. The Constitution talks about fraternity, and it says fraternity assures the dignity of the individual. What is my dignity? When my 19 masjids have been destroyed or damaged, 4 cylinders have been put inside a masjid and the masjid is burned, what is my dignity when I see a saffron flag being erected on my masjid? What is my dignity when a boy called Faizan was being shot dead and he was forced to recite Jan Gan Man? What is my dignity if an 85-year-old Akbari Begum was burned alive? What is my dignity if 1,000 Muslims' homes have been burned? What is my dignity, sir, when children have become orphans? Where is the dignity? Please show me where is the dignity. Do you have any humanity left in you? For God's sake, show your humanity. This is not a question. This is not a question of Hindu or Muslim. This is a question of whether you will rise up to your constitutional duty. Sir, the Prime Minister showed his emotions. The Prime Minister in fact cried when a lady called him an incarnation of God. What kind of a God is my Prime Minister, whose heart never beats, whose eyes never cry for what has happened in Delhi? He cannot be called a God. He cannot be called a Prime Minister as well. It is not the problem. This government must go. And I appeal to the people of India, especially my Hindu brethren, save the soul of this country. It is now your responsibility. You save the soul of this country. की बात है, पुलिस हमारे साथ है. What is this, sir? In conclusion, I demand that an all-party delegation be sent to the areas as it was sent to Gujarat. I demand a commission of inquiry by a sitting Supreme Court judge or High Court judge to go into the actual facts. And we have no faith in your SIT. Ask me, the minister over here, 84 communal riots, Nalli massacre, Gujarat. Everyone who presided over this program, they have made their political palaces on my grave. They have become statesmen. You have become Prime Minister on my dead body. Shame on you. I hope people of India will throw you out very soon. Thank you, sir. कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया उन लोगों को जिन्होंने कहा कब्र खुदेगी। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया कि भारत के प्रधानमंत्री को जो कातिल कहने का रुतबा रखते हैं। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया जो अभी तक बहुत तमीज तहजीब की बातें कर रहे थे भारत के गृह मंत्री को दड़ी पार कहने के लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया वहां पर लड़कियों के सामने उल्टी हरकतें जिन पुरुषों ने की उनके लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया फारूक फैजल को बचाने के लिए। कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराया दिल्ली में उन लोगों को जिन लोगों की राजनीति खत्म हो चुकी है पैरों तले और जो किसी के कोई माइनॉरिटी वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनको बचाने के लिए। कपिल मिश्रा को किस किस चीज के लिए जिम्मेवार ठहराओगे जब ये सब राइटिंग के लिए, ये सब हिंसा के लिए जिम्मेवार कुछ और ही लोग थे। और ये किस तरीके का ये, और मैं इसके लिए सही मायने में प्रेस के कुछ लोगों को, जेएनयू, जामिया, आप इस पूरे प्रकरण को देखिए, आप पाएंगे कि ये सब चीज शुरू हुई सीए का सो कॉल्ड विरोध को लेकर। परंतु सबसे पहले मैं महान सदन के सामने
इस राइट के अंदर जिन लोगों की जान गई है वो सबके लिए हृदय की गहराइयों से दुख व्यक्त करता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि का भाव सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो मारे गए हैं उनके परिवारों के प्रति भी मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और जिनका शरीर का नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां भी डैमेज हुई है, ये सभी के प्रति मैं आश्वासन व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने ही ये एनएसए का सवाल उठाया। मैं ये पूरे सदन के माध्यम से देश भर को कहना चाहता हूं, जब दंगे होते हैं तब किसकी क्या जिम्मेदारी होती है वो नहीं देखते। मैंने ही श्री अजित डोभाल को विनती करी थी कि आप जाइए, पुलिस का मनोबल बढ़ाइए, और मेरी ही विनती पर वो वहां गए। दूसरी बात, मान्यवर, मैं क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया कि मेरे जाने से पुलिस मेरे पीछे लगती। पुलिस का काम उस वक्त दंगे को शांत करना था। मान्यवर, दंगे इतने जल्दी इतने कैसे फैल गए? ये बात सही है। 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। दंगे क्यों फैल गए? मान्यवर, हमें पूर्वोत्तर दिल्ली जो है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा, इसकी भौगोलिक विषमता को भी समझना पड़ेगा। ये टोटल 61 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भारत का सबसे घनी आबादी वाला एरिया है। एकदम संकरी गलियां हैं जहां पर पुलिस की वैन, फायर ब्रिगेड, पुलिस का दुपहिया व्हीकल भी नहीं जा सकता। इस प्रकार की संकरी गलियां है। सबसे ज्यादा दिल्ली में मिली जुली आबादी दोनों कम्युनिटी की उत्तर पूर्व में है और यहां पर दंगों का पुराना इतिहास है। मान्यवर, आपराधिक तत्वों का भी वहां पर काफी समय से एक पुराना इतिहास रहा है और ये यूपी की बॉर्डर से भी सटा हुआ क्षेत्र है। मैं यूपी की बॉर्डर और बाकी बातों पर बाद में आऊंगा, परंतु मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा सीआरपीएफ भेजनी चाहिए थी, हजारों की संख्या भेजनी चाहिए थी। कोई सदस्य सुझाव कर सकता है क्योंकि उनके पास शायद इंफॉर्मेशन न हो। मेरा भी दायित्व है कि पूरी इंफॉर्मेशन से मैं उनको अवगत कराऊं, इसलिए मैं सारी चीजों को कह रहा हूं। हजारों की संख्या में भेज देना चाहिए था, देरी नहीं होनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने कहा मिलिट्री ला देनी चाहिए थी। मान्यवर, 23 तारीख को 17 कंपनी दिल्ली पुलिस की, 13 कंपनी सीएपीएफ की, कुल 30 कंपनी एक क्षेत्र में पहले से ही वातावरण को देखते हुए हमने रखी थी। बाद में मैं आता हूं वातावरण क्यों ऐसा हुआ उस पर। 24 तारीख को टोटल 30 के प्लस और 40 कंपनियां भेजी, 25 तारीख को और 50 कंपनी भेजी और 26, 27, 28, 29 से टोटल 80 से ज्यादा कंपनियां वहां पर तैनात है, आज तक तैनात है। स्ट्राइकिंग फोर्स भी बनाए गए हैं, वज्र साधन के भी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाए गए हैं, वाटर कैनन के भी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाए गए हैं और मुस्तैदी से गुनहगारों को पकड़ने की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाए कि एफआईआर हुआ या नहीं हुआ, क्या करी है, कितने पकड़े गए। मान्यवर, 25 तारीख की रात से 26 एक एहतियात के तौर पर हमने दंगा और न भड़के इसके लिए राह देखी। 27 तारीख से आज तक 700 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई है, 700 एफआईआर हमने दर्ज की। ओवैसी साहब कह रहे थे कि जैसे एक ही कम्युनिटी के लोगों पर संकट है, मगर ये दोनों कम्युनिटी के लोगों पर है और ऐसे मुझे लगता है सदन में भाषण नहीं करना चाहिए। टोटल 2647 लोग, 2647, अब ये कह रहे थे 1100 एक कम्युनिटी के पकड़े गए, तो 2647 लोग हिरासत में लिए गए हैं या अरेस्ट किए गए हैं। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज का डिटेल 25 से ज्यादा कंप्यूटरों पर एनालिसिस हो रहा है। हमने एडवर्टाइज देकर
समग्र दिल्ली की जनता से, समग्र मीडिया जनों से डिटेल मांगा है कि भाई आपके पास कोई भी फुटेज हो और कोई भी चीज हो तो आप कृपया इस ईमेल एड्रेस पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। और मुझे कहते हुए आनंद है कि दिल्ली की जनता ने हजारों की संख्या में वीडियो इधर और साइड से दिल्ली पुलिस को भेजे हैं। और अंकित शर्मा का खून का भेद भी मुझे आशा है वो ही वीडियो में से बाहर आने वाला है मान्यवर, जो वीडियो किसी नागरिक ने भेजा है। ये कह रहे हैं क्या किया, इसलिए मैं कह रहा हूं फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर दी। ओवैसी साहब ने यह भी कंसर्न व्यक्त करा, हालांकि एक ही कम्युनिटी के लिए किया, कि निर्दोष न पकड़े जाए। ओवैसी साहब, ये सॉफ्टवेयर है, वो धर्म नहीं देखता है, वो सॉफ्टवेयर है, वो कपड़े नहीं देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ चेहरा और कृत्य देखता है और चेहरा और कृत्य देखकर उसको पकड़ाएगा। 1100 से ज्यादा मान्यवर वो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने वोटर आईडी कार्ड का डेटा डाला है, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा डाला है और भी सरकारी डेटा जो था वो सारा अंदर डालने का काम किया है। इससे 1100 से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और मैं इसमें बताना चाहता हूं 30 हमने पूरी चिंता करी और मैं खुद मीटिंग के अंदर रिव्यू करे हैं पूरी जांच की प्रक्रिया का, कहीं पर भी किसी निर्दोष को लिया न जाए। हो सकता है पूछताछ के लिए किसी को बुलाए, मगर जहां तक अरेस्ट का सवाल है, अरेस्ट उसी की होगी जिसके खिलाफ स्टॉन्च सबूत होंगे, पुख्ता सबूत होंगे और वो सबूत पुलिस पहले जांचेगी, सीनियर अफसर जांचेगा, तभी जाकर करेंगे। इसलिए ओवैसी साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, रामलीला मैदान में एक पार्टी बड़ी रैली करती है, एंटी-सीए रैली। रैली में पार्टी के अध्यक्ष महोदय भाषण करते हैं कि घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई निकलो, अस्तित्व का सवाल है। इसके बाद उनके एक वरिष्ठ नेता भाषण करते हैं, अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। क्या भाषण है? और इतनी सारी हेट स्पीच दादा बोलते हो आप सब लोग, ये हेट स्पीच नहीं लगती क्या आपको? खराब नहीं है? घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो, ये खराब नहीं है? और साहब देखिए जिस हेट स्पीच का वो जिक्र करे वो तो पुलिस जांच करी है, जो कानूनन होगा वो करेंगे, परंतु वो हेट स्पीच के बाद कुछ नहीं हुआ। ये 14 दिसंबर की रैली के बाद 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया और वहीं से ये चीज की मान्यवर शुरुआत हुई। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद 24 एक स्पीच होती है 17 फरवरी को, दादा ध्यान से सुनना, 17 फरवरी को एक संगठन चलाते हैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। नाम तो इतना पायस है कि हमको भी सुनने जाने का मन होगा। भाषण क्या करते हैं? हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। ये बताने के लिए मैं सब लोगों को, धर्म का नाम नहीं बोलता हूं, अवाम को हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ रोड पर आने के लिए आह्वान करता हूं। और 24 तारीख को दंगों की शुरुआत होती है। ये 17 तारीख को, ये हेट स्पीच नहीं है मान्यवर, ये हेट स्पीच नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक को एड्रेस करती है, इसलिए वो हेट स्पीच नहीं मान्यवर। उसके बाद वारिस खान पठान, जरा सुनना भाई ओवैसी जी, वारिस खान पठान 19 फरवरी 2020, 24 तारीख को दंगे होते हैं। 19 फरवरी को क्या हुआ? 19 फरवरी को वो कहते जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो छीननी पड़ती है। 15 करोड़ हम हैं, कौन है मुझे मालूम नहीं, हम 15 करोड़ है, मगर 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, रोड पर निकला। मान्यवर, 24 को दंगा होता है। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं मानता। 52 भारतीयों की मृत्यु हुई है, 526 भारतीय घायल हुए हैं, 371 भारतीयों की दुकानें जली हैं और 142 भारतीयों के घर जले हैं। इस सदन को भी हम हिंदू मुसलमान में बांटेंगे क्या? इस प्रकार से दंगों की चर्चा में इस प्रकार से आंकड़े मांगे जाते हैं।
नहीं, छोड़ नहीं देता हूं, मैं आंकड़े तो देता हूं, हिंदू मुसलमान नहीं करता। और ओवैसी जी ने बड़े जुनून के साथ कहा कि मस्जिद जल गई, ओवैसी साहब मंदिर भी जले, जरा तनिक इसके लिए भी दुख व्यक्त कर देते। मैं मंदिर और मस्जिद दोनों जले हैं, दोनों के लिए दुख व्यक्त करता हूं। कोई भी धर्मस्थान, चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, नहीं जलना चाहिए। आपने जुबेर का उदाहरण दिया, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम नहीं छोड़ेंगे जुबेर के कातिलों को, परंतु साथ में आईबी के अफसर शर्मा के शरीर पर 400 घाव लगा दिए, वो भी बोले होते तो सदन की शोभा बढ़ती, साहब, सदन की शोभा बढ़ती। और मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दंगा किसी को अच्छा नहीं लगता है, दंगे किसी भी शासन में होने नहीं चाहिए, मगर एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये अटेम्प्ट हुआ है, ऐसा मेरा प्राइमा फेसी मानना है। पुलिस के पास काफी पुख्ता सबूत भी आए, पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मैं दिल्ली के हरेक दंगे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को दुख तो व्यक्त करता हूं, मगर उनको आश्वस्त भी करता हूं कि आपके परिवारजनों की जिन्होंने जान ली है, वो कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई बख्शा नहीं। और ये दंगे पूरे देश के लिए एक सबक बने कि दंगा करने वालों को कैसा अंजाम होता है। इतनी कठोरता के साथ दिल्ली पुलिस कार्यवाही करेगी, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। बैठ जाइए, मैं बता, जो बसपा के सांसद महोदय कह रहे हैं कि पुलिस पत्थरबाजी कर रही थी, एक बार ओवैसी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस वीडियो की पूरी जांच कर ली है। 300 मीटर दूर थे, टीयर गैस चला रहे थे, मगर जब पत्थर चारों ओर से आ गए, वो दंगाइयों को भगाने के लिए पत्थरबाजी कर रहे थे, गोली नहीं चला रहे थे। और दंगाइयों के साथ नहीं, दंगाइयों के साथ नहीं थे भाई, पूरा इसका अरे पूरा वैज्ञानिक एनालिसिस हो गया है, कोई सवाल ही नहीं है। और मान्यवर, ये जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, लगभग 5000 से ज्यादा टीयर गैस के सेल छोड़े गए हैं, 400 से ज्यादा, आंकड़े मेरे अंदर है, 400 से ज्यादा गोली चलाई गई हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लाठीचार्ज किया गया है, परंतु दोनों ओर संयम से काम लेकर पुलिस ने इसको 36 घंटे के अंदर समाप्त कर दिया है। इतनी डेंस पॉपुलेशन वाली जगह पे 36 घंटे के अंदर राइट्स दबा देना, और दिल्ली जहां पर हर जिले के अंदर, हर वार्ड के अंदर मिक्स कम्युनिटी रहती है, वहां राइट्स को स्प्रेड न होने देना, वो दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता थी। माननीय, मैं फिर से जिन्होंने भी दंगा किया है, वो सभी के प्रति कठोर से कठोर कार्यवाही का देश की जनता को आश्वासन देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की।